बच्चों आज देखते हैं हम लोग फिर से विलियन के आ जाते हैं आज 8वें पार्ट में। जहाँ तक हम लोग पीछे पढ़ चुके थे हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम में क्या धनात्मक विचलन था, ऋणात्मक विचलन क्या था, कौन से आदर्श विलयन है, कौन से अनादर्श विलयन है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अणुसंख्य गुणधर्म। कौन सा होगा बच्चों? अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म जरा समझते हैं। देखिए बात करते हैं किसी विलयन की, तो किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित, इसके दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। समझिएगा जरा। हम बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म की, है ना। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय या विलायक की कणों की संख्या बदलने पर, यानी उनकी मात्रा बदलने पर क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, वो सब क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। फिर से समझिए, किसी विलयन के वे गुण जो विलेय या विलायक के हम कह सकते हैं आयनों या अणुओं की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए फिर से समझिए, किसी विलयन के वे गुण जो विलेय या विलायक के, यानी जो आयन होते हैं या उनके अणु होते हैं की मात्रा बदलने पर क्या हो जाए? बदल जाए, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी भी विलयन की बात किया जाए, उसमें से अभी 10 कण हैं। क्या कितने कण हैं? 10 कण। अगर ये टूट जाए और टूटने के बाद 15 या 20 कण हो जाए, तो विलेय के मोलों की संख्या या उनके आयनों की संख्या या उनके अणुओं की संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि जो विलयन के पहले गुण थे अब उनसे ये क्या हो जाएंगे? भिन्न। अर्थात किसी विलयन के वे गुण जो विलेय या विलायक के कणों की संख्या बदलने पर क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कुल कितने प्रकार के हमारे पास हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? वाष्प दाब का अवनमन। पहला प्रकार क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा परासरण दाब, परासरण दाब। तीसरा क्वथनांक का उन्नयन। अगला होगा हिमांक का अवनमन। समझिएगा, वाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये 4 चीजें हैं जो क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है और कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो सीधे से अगर ये 4 आपको याद है तो आपको सीधे 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
इसमें से जो पहला हमारा टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। कहाँ पर? राउल्ट के नियम में। क्या था? अगर हम एक तुलना करें कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक विलेय का कण होगा, एक विलायक का होगा। तो विलायक का जो वाष्प दाब था, इनके कणों द्वारा जो लगाया गया वाष्प दाब था, और जो विलयन के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब था, इन दोनों के अंतर को हम लोगों ने क्या कहा था? वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहा था? वाष्प दाब का अवनमन। और इसी की तुलना हम लोगों ने की थी किससे? विलायक के वाष्प दाब से। यानी वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोगों ने क्या कहा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझते हैं यहाँ से? इसके बाद वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन, अगला जो टॉपिक हमारा आज चलेगा परासरण दाब। तो आपेक्षिक अवनमन हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा परासरण दाब। चलिए देखते हैं क्या होगा। हम भ्रमण करते रहें, क्योंकि भ्रमण करना बहुत जरूरी है, वो चाहे जिंदगी में हो और चाहे शिक्षा में हो। तो आपने सुना होगा कक्षा 11 में आपने हिंदी का पाठ पढ़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शायद राहुल संकृत्यायन की लाइनें हैं, देख लेना। तो हमें सैर हमेशा करती रहनी, ठीक है, और करते रहना चाहिए लगातार, क्योंकि अगर सैर नहीं करेंगे तो हमें आगे की जानकारियां नहीं मिलेंगी। तो यहाँ हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, परासरण दाब। समझिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कभी आपने अंडा खाया होगा, अंडा देखे हैं? अंडे में जो ऊपर की सबसे ऊपर सफेद जो परत होती ठोस, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती। काहे की होती है? उसको जब उबाला जाता है तो उबालने के बाद जब तोड़ के निकालते हैं तो हल्की सी एक पन्नी साथ में आती है, ये कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? इसी को चर्मपात्र झिल्ली भी कहते हैं। कौन सी? दो नाम याद हो गए, कौन से? अर्धपारगम्य झिल्ली और चर्मपात्र झिल्ली। इसी को हम लोग अंग्रेजी में पैरामेम्ब्रल पॉलीथीन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकृति में तो आप देख चुके हैं, प्याज देखें, प्याज की जब परत के ऊपर परत लगी होती है, इनमें से एक परत को निकालते हैं तो साथ में हल्की सी पन्नी आती है, काय की होती है? अर्धपारगम झिल्ली। लेकिन जो कृत्रिम बीज से हम लोग बनाते हैं वो कापर फेरोसाइनाइड की होती है। काय की होती है? चलिए, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परासरण की घटना में सबसे महत्वपूर्ण घटक यही है। शुरुआत हमारी यहीं से होनी है। किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो आप समझ गए होंगे अर्धपारगम्य झिल्ली कहाँ कहाँ होती है। हम मान लेते हैं कि हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें बहुत बारीक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? बारीक छिद्र होते हैं। हमने एक पात्र बड़ा सा इमेजिन किया, जिसके बीच में हमने ये सारी अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया है और एक तरफ भर दिया विलायक के कण। एक तरफ विलयन जो भरा, हमने एक विलयन लिया और इधर वाला विलयन क्या कर दिया जाए? तनु कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तनु विलयन बताया था ना। तनु का मतलब हमारी गांव की भाषा में पतला, तनु मतलब पतला। अच्छा, ठीक। इधर वाला जो विलयन लिया जाए, ज्यादा लाइनें बना दे क्या? गड्ढा दिख जाएगा। चलिए, तो ज्यादा लाइनें बनाने से कुछ गड्ढा दिख रहा है? चलिए, समझ गए। इधर का विलयन क्या है? सांद्र विलयन। कैसा विलयन? सांद्र विलयन। चलिए, तो ये जो बीच में लगी है अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या लगी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। एक कौन सी झिल्ली लगी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो होता क्या है कि जब इस तरह से हम एक पात्र में एक तरफ तनु विलयन ले, एक तरफ सांद्र विलयन ले,
बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो घटना क्या होती है, जो विलायक के कण होते हैं, किसके कण, अगर ये चीनी और नमक दोनों घुला तो इसमें विलायक कौन, चीनी, अच्छा मान लो सॉरी चीनी और पानी का ले लिया जाए, इसमें विलायक कौन, पानी, विलेय कौन, चीनी। तो विलायक के जो कण होंगे, किसके कण, वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, किससे होकर, तानु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, किससे, तानु विलयन से स्वतः प्रवाह यानी अपने आप चलना, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तानु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अपने आप चलना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समझ गए। फिर से एक बार, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तानु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है, तथा इस परासरण की क्रिया को, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, इस पर जो अतिरिक्त दाब लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्या कहलाएगा, परासरण दाब। चलिए अब परासरण की क्रिया पहले कहाँ कहाँ होती भी, परासरण दाब कैसे नापेंगे, इन सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम परासरण की बात करते हैं ना। चलिए समझिए, आपने सुना होगा कि जब कभी भी हम लोगों का गला खराब हो जाता है, क्या खराब हो जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट देखे हैं टीवी में, बिग सक्सेस 500 का एक वो मुनचवा आता है, मुनचवा ऐसे गले में लटक जाता है, ऐसे झूला झूलता रहता है इधर, देखे नहीं देखे, हाँ। तो वो किस चीज में लटक जाता है, ग्रंथि होती कोई, बायोम क्या कहते हैं जरा ध्यान देना, आप लोग देख लेना, जो भी ग्रंथि ना, तो उस पर होता क्या है, जब लगातार हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चिल्लाते हैं, तो वहां उस ग्रंथि में क्या होता है, पानी भर जाता है, और उसके कारण क्या होती है, सूजन आ जाती है। अब जब सूजन आ जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है, उस पर तनाव पड़ने लगता है, ग्रंथि जब फूल जाती है उस पर तनाव पड़ने लगता है। अब उस तनाव के कारण होता क्या है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, तो डायरेक्ट जब पानी लगता है उस पर टच होता है तो गले में क्या होती है, दर्द महसूस। इस क्रिया के लिए डॉक्टर आपको क्या कहता है, नमक पानी का क्या करो, गरारा। अच्छा गरारा कैसे करते हो, गले में पानी ऐसे डाल के गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते हो, अच्छा ठीक, यानी पानी को क्या करते हैं, नमक का जो जली विलयन उसको यहाँ क्या करते हो, रोकते हो कि नहीं रोकते हो, अच्छा ठीक। अब समझिएगा जरा, जैसे हम मान लें कि यहाँ पर हम पानी को रोक रहे हैं, तो कैसे समझिए जरा इस क्रिया को। अब ये जो ग्रंथि बनी, ग्रंथि के अंदर जो पानी भरा हुआ है, हमें इससे क्या करना है, ज्यादा वाला। अब जो मान लो गले का हिस्सा है, ठीक है, इस गले के हिस्से में हम यहाँ पर नमक का जली विलयन यानी नमक पानी का घोल, इसको यहाँ गले पर रोक रहे हैं। तो ध्यान देना है, नमक की मात्रा इतनी हो कि अंदर वाला जो विलयन भरा हुआ उसकी अपेक्षा जो ये वाला है क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब अगर ये विलयन क्या होगा, शांत यानी गड्ढा होगा, कैसा होगा, अगर ये गड्ढा होगा तो जरा ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ जो लगी है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। तो विलायक के कण कहाँ से, तन से सांद्र मतलब पतले से गड्ढे। अब अंदर जो विलयन भरा है वो क्या है, इसकी अपेक्षा पतला हो जाता है, तो अंदर का पानी क्या होता है, निकल के बाहर चला आता है, गड्ढे वाले विलयन के साथ मिल जाता है। अब इस तरीके से अगर अंदर का पानी बाहर निकल आए तो बताओ इस ग्रंथि का आकार क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगी। अब अगर ये सिकुड़ जाएगी तो बताओ पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तनाव घट जाएगा, तनाव घट जाएगा तो दर्द क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए नमक पानी का गरारा क्यों करते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा किशमिश, देखे हैं? किशमिश, अच्छा
अच्छा ठीक। ये जो किशमिश होती है ना, बिल्कुल क्या होती है, सूखी सूखी, है ना। इसमें हम जब लोग सेवई बनाते हैं, दूध की खीर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, इस तरह की मिठाई वाली सामान जो बनाते हैं, उस पर जब डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर दूध प्रवेश कर जाता है, पतला विलयन होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो अंदर जब प्रवेश कर जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश कर जाता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है और वो किशमिश से बन जाता है अंगूर। क्या बन जाता है, किस घटना के कारण, परासरण की घटना का। किस घटना कारण, अब ये घटना भी आपकी परासरण है। अब इसी फूले हुए अंगूर को, ए बहादुर, इसको, हाँ, फूले हुए अंगूर को अगर हम क्या करें, हाँ, किसका जली विलयन इस बार, नमक का नहीं, नमक का जली विलयन में उल्टा हो फूल जाए बच्चा, तुम बहादुर हो, ध्यान से समझो फिर से। अब अगर हम, हाँ, चीनी का जली विलयन है, अच्छा का है, अभी कहेंगे एक बार गुरुजी कहे नमक के जली विलयन में डालो, अब एक बार कहा चीनी जली विलयन। अंदर समझ में आया, कारण समझो। जो अंदर ग्रंथि में पानी भरा हुआ था, इसमें नमक घोलने पर बाहर का जो जली विलयन था वो इसकी अपेक्षा सांद्र हो गया था, इसलिए अंदर का पानी बाहर आसानी से चला गया। ठीक है, लेकिन इसमें समझिए जो खीर में बना हुआ मिश्रण है, जैसे दूध है, पानी है, सबका मिश्रण है, उसके अंदर जो प्रवेश करके जा रहा है, उसकी अपेक्षा नमक का विलयन पतला है, वो अंदर और प्रवेश कर जाएगा और हमें अंदर का पानी क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जो फूला हुआ अंगूर है, कौन सा फूला हुआ अंगूर, उसको क्या करें, वापस किसमें डाल दें, जलाओ में। अब समझना, जब जलाओ में डालेंगे, किसमें डालेंगे, अब जलाओ क्या है, उसके अंदर भरे पानी की अपेक्षा गड्ढा है कि नहीं है, अंदर पतला यानी तनु, बाहर गड्ढा यानी सांद्र। परासरण की क्रिया में तनु विलयन से यानी अंदर पतले से बाहर सांद्र की ओर निकल जाएगा। अब जैसे ही निकलेगा वैसे उसका आकार क्या होगा, फिर से घट जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्या कारण है कि फूले हुए अंगूर को चीनी के जली विलयन में यानी सीरे में डुबोने पर इसका आकार क्या होता है, घट जाता है, सिकुड़ जाता है। कारण समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी तरीके से अगर अंडे को हम पानी में डाल दें, किसमें डाल दें, तो अंडे का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। किस घटना के कारण, परासरण। किस घटना के कारण, परासरण की घटना के कारण। अब जो परासरण की घटना है, इसमें क्या होगा, आकार उसका बढ़ जाएगा और उसी फूले हुए अंडे को नमक के जली विलयन में डाल दो। किसमें, हाँ, नमक के जली विलयन में अगर डाल दिया जाए तो उसका आकार फिर से कम हो जाता है, नहीं सिकुड़ जाता है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। घटना कौन सी लग रही है, कौन सी, परासरण। समझ गए परासरण क्या है, समझ में आया कुछ, कौन सा टॉपिक, परासरण। चलिए, तो विलायक के कणों का, किसके कणों का, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, शाबाश, समझ गए, क्या समझ गए। अच्छा, इसके बाद जब परासरण की क्रिया हो गई, ठीक है, उदाहरण भी समझ लिए, तो गणित के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा ये नहीं समझेंगे क्या, चलिए तो हम देखते हैं इसका सूत्र क्या बन पाता है। क्या एक सूत्र आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर गैस समीकरण ना, समझिएगा। अगर v को इधर भेज दें, n/v/RT बन जाएगा। चलिए, ये P क्या है, दाब है, ठीक है। n क्या है, मोलों की संख्या गैस के, और ये गैस का आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन। ये क्या है, मोलरता, मोलरता क्या है,
सांद्रता, सांद्रता का ही व्यक्त करने का एक प्रारूप है। और सांद्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को काहे से? सी से। तो क्या हम P बराबर CRT लिख सकते हैं? अच्छा, हमारी जो KN शर्मा की बुक है, कौन सी? वो हमारे पराशर दाब को काहे से डिनोट करती है? P से। लेकिन जो NCERT बुक है, समझ लेना, नहीं कहोगे पढ़ाया नहीं गया या ये कोई नई चीज है, काहे से प्रदर्शित करते हैं? हाँ, पाई बराबर CRT। अब यहाँ एक समस्या है, क्या मिला? R। R क्या है? R हमारा क्या है? गैस नियतांक। अगर नियतांक है तो इसका कोई मान भी होता होगा। 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन इंटू मोल। समझिएगा कहाँ से आया? इस सूत्र से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ध्यान समझो, R को एक तरफ लिख दें और कहाँ से P को इधर ले आए, PV बटे NT हो जाएगा। इसका मात्रक समझो, दाब का मात्रक वायुमंडल, आयतन का लीटर, तो लीटर वायुमंडल हो गए ऊपर, बटे में पदार्थ की मात्रा मोल, और ताप किस में होना चाहिए? केल्विन में। तो ये हो गया मोल इंटू केल्विन। बताओ समझ में आ गई बात? तो R का मान कहाँ से आया? समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये मात्रक बदलने पर R का मान परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात अगर इस R के मान को हमें न्यूमेरिकल लगाते समय रखना है तो ध्यान से समझिए, ये मान आप तभी रख सकते हो जब आयतन आपका किसमें हो? लीटर में, और दाब काहे में हो? वायुमंडल में, और ताप किसमें हो? केल्विन में, पदार्थ की मात्रा किसमें हो? मोल में। यही कारण है, अभी हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो कहेंगे सर ml में था तो लीटर में क्यों बदल दी, या हमने दाब mm में दिया तो आपने 760 से भाग क्यों कर दिया? तो फिर से समझ लो, ये सारे मान आपके तभी आपके वैलिड होंगे। R का मान वैलिड तभी माना जाएगा जब सारे मात्रक इस रूप में हो। अगर आयतन आपका ml में है उसको लीटर में बदलेंगे। अगर ताप का डिग्री सेल्सियस में है तो काहे में लाएंगे जबरदस्ती? केल्विन में। तो पता चल गया, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 273 और एक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm होता है। क्या होता है? अगर आपको कभी दाब mm में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए? mm में, तो समझ जाना 760 से भाग करके उसको किस में बदल लेंगे? वायुमंडल में। और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। पदार्थ की मात्रा मोल में। मोल कैसे निकालते याद है ना? R बटे अणुभार। तो अगर इस फार्मूले को हम एक रूप में और देखना चाहें, इसके पद में मोलों की संख्या के पद में, तो PV बराबर N। N क्या है? मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार इंटू RT। तो इस रूप में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका गणितीय रूप। याद रखना कि P हो या फिर पाई, दोनों से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसी में अगले टॉपिक की ओर, जो इसी का एक हिस्सा है। अभी ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आगे चलेगा। अभी बर्कले हर्टले भी क्या है, सब कुछ हम लोग कल पढ़ेंगे इसी में। आज टॉपिक अभी थोड़ा सा इसमें और बाकी रह गया है। इसी से संबंधित दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। समपरासारी विलयन। क्या है? समपरासारी विलयन। सम मतलब समान, परा मतलब परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होने चाहिए? समान। लेकिन हम लोग जानते हैं PV बराबर nRT से। ताप अगर बदलेगा तो परासरण दाब बदल जाएगा। तो कंडीशन पहले इसको स्थिर कर दें। क्या कर दें? स्थिर। तो समान ताप पर समान
ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या हो समान क्या कहलाता है समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं ना। चलिए ध्यान से देखा जाए क्या है समपरासारी विलयन। देखिए अगर मान ले हमारे पास एक समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर ए किसी घटक के लिए, दूसरा घटक हमारा बी है, उसके लिए यही चीज देखें पीवी बराबर एन आर टी। मान लो हम सबके साथ में क्या लिख दें ए लिख दें, समझ गए। ए मतलब घटक ए के लिए और सबके साथ क्या लिख दिया बी मतलब घटक बी के लिए, यानी दो चीजों के। अब अगर ये समपरासारी हो जाए दोनों तो क्या परिवर्तन आएगा, कौन सा सूत्र निकलेगा, जरा समझ में ध्यान से दीजिए। पहली चीज समान ताप पर, समान तो दोनों के ताप क्या कर दिया जाए समान, यानी ए और बी बराबर हो गए। जिन विलयनों के परासरण दाब समान हो तो परासरण दाब भी समान कर दिया। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या हो समान हो क्या कहलाते हैं समपरासारी। ए बच्चा इधर पी से पी टी से टी, आर तो पहले से नेतांक उड़ा दिया जाए। चलो अच्छा क्या दिखा बी ए अपान बराबर एन ए अपान, ये बन गया आपका किसके लिए समपरासारी। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा एक ये भी बात तो हो सकती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के ताप समान हो, विलयन ए विलयन बी दोनों के ताप क्या हो जाए और परासरण दाब समान ना हो, कैसा हो सकता है। क्या बताया कि परासरण दाब ताप तो समान हो लेकिन परासरण दाब समान ना हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब समझिए। अगर समान नहीं है तो जाहिर सी बात दोनों बराबर नहीं, बराबर नहीं तो कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा। यदि समान ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब समान न हो तो उनमें से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, अगर मान लीजिए ए का बी से अधिक हो जाए, यदि समान ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब समान न हो उनमें से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अतिपरासारी क्या कहेंगे अतिपरासारी विलयन, तथा जिस विलयन का दाब कम होगा उसे अल्पपरासारी विलयन। कौन सा विलयन अल्पपरासारी। तो समझ गए, यहाँ से हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं। एक समपरासारी विलयन, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान हो उन्हें क्या कहेंगे समपरासारी। समपरासारी के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। समान ताप पर ये दो विलयनों के परासरण दाब समान ना हो तो उनमें से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अतिपरासारी और जिसका कम होगा उसे अल्पपरासारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं इसी परासरण के अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।